हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 3 आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोयले और पेट्रोलियम की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, चैप्टर 3 हम लोगों का चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम को हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? रिसोर्सेज से स्टार्ट किया था, यानी कि संसाधन आपके क्या होते हैं। ठीक है, कोई बच्चा मुझे बताएगा रिसोर्सेज क्या होते हैं? संसाधन, संसाधन किसे कहा जाता है, यानी रिसोर्स। कोई भी बच्चा हैंड रेस करो जिसको आंसर करना है। माइक ऑन करिए। माइक ऑन नहीं है आपका। हेलो यस, हाँ जी। मैम, जो हमारे आसपास जो चीजें मौजूद होती है उन्हें संसाधन कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल बताएंगे? मैम जैसे बस, मैम जैसे पेड़, ठीक है, क्या मैम नाम एनी है अदर आपका? थिंग्स। मैम पारस। ओके, क्या नाम है? पारस। अच्छा, पारस। पारस। ओके, वेरी गुड पारस। सिट डाउन बच्चे। कोई और आंसर करेगा? रिसोर्सेज। सफदर खान, ले लो माइक। कोई भी बच्चा जल्दी से बताए, संसाधन क्या होता है? बात करो मुझसे, माइक ले लो। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है बेटा? विमल। विमल। कौन सी क्लास में हैं आप? 8th। 8th में। ओके, ये चैप्टर पढ़ा है आपने पहले? बताओ, ये चैप्टर पढ़ा है? यस और नो? जी मैम। जी पढ़ा है। तो आप बताएंगे संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्स किसे कहा जाता है? जिससे हमें संसाधन प्राप्त होते हैं मैम। संसाधन प्राप्त होते हैं, पर संसाधन क्या है? मतलब संसाधन किसे कहेंगे आप? रिसोर्स कह रहे हो किसी को, तो कौन क्या है आपका रिसोर्स एग्जैक्टली? जैसे कि मैम पेड़ पौधे, और? लकड़ी, कोयला, ठीक है, फर्नीचर चलिए, बनाने वेरी के लिए। गुड। ओके, फर्नीचर बनाने के लिए। तो फर्नीचर आपका क्या हो गया? फर्नीचर का उपयोग कहाँ करते हो बताओ? कहाँ कहाँ करते हैं? घर में, घर में करते स्कूल्स हैं, में। स्कूल्स में कर रहे हैं। अभी देखो, चेयर है आपके पास, फर्नीचर में आएगा। आपको चेयर किस लिए चाहिए? बैठने के लिए, ठीक है ना? जी आराम मैम। से बैठना है जी। तो हमें चेयर चाहिए, तो वो हमारी क्या है? नीड है, उसको हम आवश्यकता बोलेंगे। वो आवश्यकता हमारी कौन पूरी कर रहा है? चेयर कर रही है। चेयर कहाँ से आ रही है आपकी? लकड़ी से आ रही है। लकड़ी कहाँ से आ रहा है? पेड़। पेड़ से आ रहा है, ठीक है ना? तो इस तरह से कोई भी वस्तु, आपका जैसे माइक है, मुझे क्या करना है? आपने अपनी बात पहुंचानी है मेरे तक, तो उसके लिए आप माइक का यूज कर रहे हैं ना? तो ये माइक भी आपका क्या हो माइक जाएगा? संसाधन हो जाएगा। वो संसाधन। जो भी वस्तु, कोई भी चीज। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो बच्चों, कोई भी चीज जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, आपको लिखना है और लिखने के लिए आपको एक चीज चाहिए, जो आपका पेन है, पेंसिल है, नोटबुक चाहिए आपको, वो सारी चीजें जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, वो आपका क्या कहलाएंगी? संसाधन कहलाएंगी। ठीक है, अब जैसे विमल ने हमें क्या क्या चीजें बताई, उन्होंने बोला कि एक तो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे तो प्रकृति में स्वयं से उगते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे हमने माइक की बात की, तो माइक तो आपका प्रकृति से नहीं मिलता, उसको तो बनाया जाता है, मनुष्य ही बनाता है, लैब्स में बनाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से उसका हम क्या कर रहे हैं? उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको बनाया जा रहा है मनुष्य के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाएगा? कृत्रिम संसाधन, जिसको आप क्या कहते हैं? मानव निर्मित भी कहते हैं, मैन मेड कहा जाएगा जिसको। तो इस तरह से ये आपके क्या है? दो टाइप के आपके रिसोर्सेस हो जाएंगे। एक जो आपको प्रकृति से मिल रही हैं जो चीजें, जैसे आप जल की बात कर रहे हो,
पानी को तो हम घर में नहीं बना रहे हैं, वो तो हमें प्रकृति से मिल रहा है। हम हवा की बात करते हैं, वो प्रकृति से मिल रहा है। इसके अलावा आप कोल, पेट्रोलियम देख लो, ये सब भी हमको प्रकृति से मिल रहा है। खनिज हो गए, हम सोना, चांदी, इन सब की बात कर रहे हैं, ये भी हमें प्रकृति से ही मिल रहा है। तो ये सब आपके प्राकृतिक संसाधन में आएगा। ओके, इसके अलावा हमारी, जैसे हम सभी ने वस्त्र पहने, ठीक है, एक फैब्रिक था, ठीक है, जिससे आपने कपड़ा बनवाया, ठीक है। उससे पहले, फैब्रिक से पहले क्या था? सिर्फ धागे ही तो हैं। एक कपड़े को खोल लो, धागे ही धागे निकलेंगे, यान। उसके बाद उस धागे को खोल लो, क्या निकलेगा? फाइबर निकलेगा। वो फाइबर आपका प्रकृति से आया, लेकिन आपने कपड़े का निर्माण किया है, मनुष्य ने किया है, तो वो किस में आ जाएगा? मानव निर्मित संसाधन में आ जाएगा। वो हमें ठंड से बचा रहा है, गर्मी से बचा रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाहरी किसी भी इन्फेक्शन से। तो इस प्रकार से वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। हमें भूख लग रही है, हमें आवश्यकता है भोजन की, हम कोई फ्रूट खा रहे हैं या कुछ वेजेस खा रहे हैं, तो हमारा वो क्या हो रहा है? हमारी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। और हमारी आवश्यकता की पूर्ति जो भी चीज कर रही है वो संसाधन में आएगी। ओके, तो संसाधन आपका क्या हो गया बच्चे? अपने दैनिक जीवन में, जो हमारी प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या है, उसमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हम बड़ी संख्या में सामग्रियों का उपयोग करते हैं। सुबह से लेकर, जब से आप सोए हुए हैं तब भी किसी चीज का उपयोग कर रहे हो। आप ब्लैंकेट्स का यूज कर रहे हैं, आपकी बेडशीट हो गई, आपका बेड हो गया, तो ये सारी आपकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो सारे क्या है? संसाधन है। इसके अलावा आप उठे, आप सांस ले रहे हो, हवा से, वायु में आपकी गैसेज हैं, उनसे आप सांस ले रहे हो, उसके बाद वो भी आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है। सुबह उठ के नाश्ता कर रहे हैं, खा रहे हैं हम कुछ चीज, हमें भूख थी, वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो हर एक सेकंड आप बोलो या आप हर एक क्षण की बात करें तो आप किसी ना किसी चीज पर निर्भर हैं, कोई ना कोई आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। और जो भी चीज आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है उसको संसाधन कहा जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो प्रकृति से आपको मिलेंगे उनको प्राकृतिक संसाधन कहा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होंगे, ध्यान से सुनेंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होंगे प्राकृतिक संसाधन। पहले आपने एक संसाधन बोला, फिर उसको दो तरह से डिवाइड कर लिया। एक प्राकृतिक, जो प्रकृति से मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्स जिनको कहा जाएगा। दूसरा मैन मेड या कृत्रिम, जिनको आप कहते हैं, जिसको मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाएगा। देन जो नेचुरल रिसोर्स वाला पार्ट था, प्राकृतिक संसाधन, उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, अब इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल क्या है? इन एग्जॉस्टिबल वो हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। प्रकृति में ऐसे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, आप कितना भी उनका उपयोग कर लो वो समाप्त नहीं होंगे, तो उनको कहा जाएगा इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरह से जिसकी सीमित मात्रा होगी, लिमिटेड होगी। क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो सकती है लेकिन लिमिटेड होगी। जहां पे लिमिट की बात आ जाती है वहां पर कभी ना कभी वो चीज खत्म होगी। तो इनएग्जॉस्टिबल जो कभी खत्म नहीं होंगे, और एग्जॉस्टिबल जो एक समय के बाद जब उनका अति दोहन होगा या बहुत ज्यादा हम उपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को दो तरह से बांटा गया। एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अ का मतलब होता है नहीं, क्षय का मतलब होता है समाप्त होना, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, ऐसे प्राकृतिक संसाधन। ध्यान से सुनेंगे, क्या कहा मैंने? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अ मतलब नहीं, क्षय मतलब होता है समाप्त होना, तो जो समाप्त नहीं होंगे ऐसे प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है क्षय प्राकृतिक संसाधन या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन में आपका क्या क्या आएगा? वायु कभी खत्म नहीं होगी, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता ही रहेगा, ऐसा समय नहीं आएगा कि सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा या खत्म हो जाएगा एक दिन प्रकाश, ठीक है ना। जल किसी ना किसी रूप में, सफदर खाल में कोई नदी थी, बहुत ज्यादा आपका धूप पड़ी, वो नदी सूख गई, और सूख करके कहाँ गया? आपका आसमान में चला गया, बादलों में। तो वो पानी ही है, हमारे एनवायरनमेंट में किसी ना किसी फॉर्म में है, वो बादलों में है। अभी वो सफदर खाल से सूख गई नदी, लेकिन वो आसमान में बादलों में चला गया, और वो बारिश कहाँ हो गई? सियालदे में हो गई, ठीक है ना। तो वो पानी कहीं ना कहीं है पूरे एनवायरनमेंट में, वो खत्म नहीं हुआ। अगले साल फिर सफदर खाल में बारिश होगी और वो फिर से नदी वहां पर बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है? हमारे खनिज हैं, बहुत ज्यादा खनिजों का उपयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। कोल और पेट्रोलियम की बात की जाती है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए आपके,
उनको भी अगर हम बहुत ज्यादा उनका उपयोग करेंगे, अति दोहन जैसा शब्द आता है कि जिनका बहुत अधिक उपयोग किया जाएगा तो वो समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए क्या कहा जाता है कि पेट्रोल हो गया, डीजल, जो भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका कम उपयोग करना है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन, दो संसाधन हुए आपके। देन प्राकृतिक संसाधन में दो आए उसके टाइप्स, दो प्रकार आए। एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन, मैंने क्या बोला, अ का मतलब नहीं, क्षय मतलब समाप्त, जो समाप्त नहीं होंगे। तो समाप्त सूर्य का प्रकाश, ऐसा नहीं होगा कि सूर्य एक दिन कह रहा है कि मैं अब प्रकाश नहीं दूंगा क्योंकि समाप्त हो गया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जल की बात करते हैं, जल भी एनवायरमेंट में आपका बादलों में है संघनित होकर, आपका ग्लेशियर में बर्फ के रूप में है, या समुद्र में आपका जल के रूप में है। इस प्रकार से किसी न किसी रूप में आपको पूरे एनवायरमेंट में वो दिखेगा। ओके, हवा की बात करते हैं तो ये भी अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा क्षय प्राकृतिक संसाधन, इसको बोल सकते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो जैसे नाम में ही है समाप्त होने वाले, यानी जो समाप्त हो जाएंगे, चाहे क्वांटिटी कितनी भी अधिक है पर लिमिटेड होगी। जैसे आप कह रहे हो कि 1 गिलास पानी है, ठीक है ना, 1 गिलास पानी बहुत कम है। सपोज 1000 लीटर का बहुत बड़ा टैंक है, वो फुल है पानी से, लेकिन आप उसको धीरे धीरे यूज करते जा रहे हो। आप सपोज से एक एक बूंद उससे टपक रहा है, लेकिन एक समय तो आएगा ना कि बूंद बूंद करके आपका पूरा टैंक खाली हो जाएगा। जबकि 1000 लीटर आपने बोला पानी, तो वो कैसा है, वो समाप्त होने वाली चीज है। इसी प्रकार हम कहते हैं कोयला और पेट्रोलियम, उसकी मात्रा लिमिटेड है, जहां पर भी लिमिट लग जाती है ना, सीमा, सीमित मात्रा है, तो यानी एक समय आने पर वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। देयर इज अ नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इन नेचर। प्रकृति में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपके इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी सप्लाई रुक जाएगी या बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इनको देखते हैं कि कितनी सारी आपकी जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, दे लास्ट फॉरएवर। ओके, हम बार बार इनका उपयोग करते हैं और ये हमेशा के लिए यहाँ पर है। तो ये आपके अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो गए, प्रकृति में जिनकी प्रचुर मात्रा है और जिनकी समाप्त होने की संभावना नहीं है। ठीक है ना, दूसरा आपका क्या था यहाँ पर, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना, एग्जॉस्टिबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड अप कंप्लीटली, सो नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। इससे क्या समझ आया, एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको आपने पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया, और जब किसी चीज को पूरा उपयोग कर लिया है तो उसके पीछे कुछ भी नहीं छूटा है। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ये एग्जॉस्टिबल हो गया जिनकी क्या है, प्रकृति में सीमित मात्रा है। इतना हमने पढ़ लिया था। जो बच्चे लास्ट सेशन में नहीं थे वो LMS पे जाके रिकॉर्डेड आपके लेक्चर्स देख सकते हैं। फॉसिल्स फ्यूल में आए थे जीवाश्मीय ईंधन। क्या होते हैं जीवाश्मीय ईंधन या फॉसिल्स फ्यूल में दो वर्ड्स आ रहे हैं, दो शब्द आ रहे हैं, एक फॉसिल आ रहा है, दूसरा फ्यूल आ रहा है, यानी एक जीवाश्म है, दूसरा ईंधन है। तो पहले दोनों को अलग अलग समझ लो कि दोनों हैं क्या। जब हम फॉसिल्स की बात करते हैं तो फॉसिल्स में क्या होता है, सपोज आपका कोई पेड़ गिरा यानी कि वो मर गया होगा, सूख गया होगा, धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ती चली गई, वो दब गया मिट्टी के नीचे, तो उसका वहां क्या होने लग जाएगा, अपघटन होने लग जाएगा, डिकम्पोज होने लग जाएगी, यानी उसकी ऊपर की जो स्किन होगी वो निकलेगी। देन उसके जैसे सबसे पहले पत्तियां झड़ी, फूल रहे होंगे, फल रहे होंगे, वो झड़े। देन उसकी बाहर की जो स्किन होगी, कॉर्क वगैरह होगी, वो आपका खराब होना शुरू होगी। ऐसे ऐसे उसका अपघटन होना शुरू हो गया, जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हैं कि सड़ने लग गई चीज। ठीक है, ऐसा होने लग गया। एक समय के बाद अपघटन रुक जाता है, तब जो भी वहां पर अवशेष बचेंगे, रिमेनिंग पार्ट्स बचेंगे, उनको आपका क्या कहा जाता है, फॉसिल्स कहा जाता है। सपोज बहुत छोटा कोई टुकड़ा रह गया या कुछ भी वहां पर बच गया, या आप किसी जानवर की बात कर लो, किसी जानवर को ले लो, कोई जानवर मर गया सपोज, उसके वो किसी भी कारणवश धरती की सतह के नीचे दब गया, धीरे धीरे सपोज बाढ़ आई, बारिश हुई, भूस्खलन आया, भूकंप आया, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ गई मिट्टी की, वो दब गया नीचे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, अपघटन शुरू होता है। अपघटन में क्या होगा, सपोज उसकी सबसे पहले ऊपर की जो स्किन है वो डिकम्पोज होगी, देन उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो होंगे वो डिकम्पोज होंगे, देन बोन्स आ जाएंगी, धीरे धीरे बोन्स भी डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देंगी। लास्ट में जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, जहां पर डिकम्पोजिशन रुक गया था, उसी को आपका फॉसिल्स कहा जाता है, यानी कि जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब ही है जीवों के अंश। तो जो मर चुके हैं ऐसे प्राणियों के जो अंश रह जाएंगे लास्ट में डिकम्पोजिशन के बाद, वही फॉसिल्स कहलाएगा। ओके, सो व्हाट आर फॉसिल्स?
फॉसिल्स मीन्स रिमेन्स ऑफ, रिमेन्स का मतलब जो बच गया है, ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो आपके पादपों के और प्राणियों के, जानवरों के क्या रह गए हैं, मृत जानवरों और पौधों के जो अवशेष रह गए हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, आपका फॉसिल्स कहा जाता है। और ये जो आपकी प्रक्रिया चल रही है कई मिलियन ईयर्स तक चलती है, यानी लाखों वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती है। नाउ व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ईंधन क्या है? हर वो चीज ईंधन है जो जल रही है और जलने पर आपका बहुत सारा प्रकाश दे रही है और ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। यानी प्रकाश का मतलब क्या है, उजाला होना, और ऊष्मा से क्या मतलब है, गर्मी होना, ठीक है, सामान्य भाषा में। तो इस प्रकार कोई भी जो वस्तु या कोई भी चीज जो जल रही है और जलने पर उसके दहन पर, ठीक है, दहन पर क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा बन रही है तो उसको फ्यूल्स कहा जाएगा। अब फॉसिल फ्यूल क्या हो गया, जो फॉसिल बना था जब उससे फ्यूल बनेगा तो उसी को फॉसिल फ्यूल कहा जाएगा। तो फॉसिल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स, जीवाश्मीय ईंधन क्या है, ईंधन ही है, यानी ये जलेंगे और जलने पर आपका क्या देंगे, प्रकाश भी देंगे और ऊष्मा भी देंगे। फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, किसके द्वारा ये बनेंगे, आपकी प्राकृतिक जो प्रक्रम होंगे या प्रक्रियाएं होंगी उनके द्वारा ये बनेंगे, सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड बरीड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म वर्ड से क्या समझते हैं, जीवों की बात की जा रही है, यानी उसमें आपका प्लांट्स भी आएंगे और एनिमल्स भी आएंगे। तो क्या कहा जा रहा है, फॉसिल फ्यूल आपके फ्यूल्स हैं, यानी जीवाश्मीय ईंधन ईंधन है जो कि प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे अपघटन होता है। चलिए आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन लाखों साल पहले प्राप्त मृत पौधों और जानवरों के अवशेष हैं आपके। ईंधन क्या है, वे पदार्थ हैं जिनका दहन प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और जीवाश्मीय ईंधन क्या हो गए, प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे मृत और दबे हुए जीवों के अपघटन से बनने वाले ईंधन को ही आपका जीवाश्मीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है, 3 प्रकार यहाँ पर देखे थे, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और आपका नेचुरल गैसेस हो गई। ठीक है, क्या क्या कहा गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें। चलिए, तो कोयले की बात कर रहे थे। कोयला आपका क्या होता है, कोल इज अ ब्लैक सब्सटेंस, काले रंग का पदार्थ होता है आपका, दैट इज एज हार्ड एज स्टोन, जो कि आपका पत्थर के समान कठोर है। जैसे पत्थर होता है ना एकदम आपका हार्ड, वैसे ही क्या होता है, कोयला भी होता है। ठीक है ना। वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड इन इज कोल। ओके, हम लोग बहुत सारे ईंधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे आप लोग गैस का प्रयोग करते हो, कोई आपका लकड़ी का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, तो कोल भी उनमें से एक है जिसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। ओके, इट वाज वंस यूटिलाइज्ड इन रेलवे इंजन टू जनरेट स्टीम टू पावर देम। पहले क्या होता था, पहले समय में रेलगाड़ियां जो होती थी ना वो भाप से चलती थी और वहां पर कोयले का उपयोग किया जाता है पावर को जनरेट करने के लिए। ठीक है ना, पावर को या शक्ति को उत्पन्न करने के लिए, जिससे आपकी रेलगाड़ी चल सके। ओके, इट्स ऑल्सो यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स। ओके, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो थर्मल पावर प्लांट जो आपके होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए आपका कोल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कोल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ वेराइटी ऑफ सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स में आपका कोल का उपयोग किया जाता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए या एनर्जी के सोर्स के रूप में। ओके, दैट प्लांट्स वाज स्लोली ट्रांसफॉर्म टू कोल अंडर इंटेंस प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये आप फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जब कोल की फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना कि कोल बनता क्या है, तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके जो पेड़ पौधे थे या जानवर थे वो किसी कारणवश मर गए और फिर वो धरती की सतह के नीचे आ गए, फिर उनके ऊपर कई लेयर्स बन गई और वो नीचे जब उनका अपघटन हुआ एक समय के बाद, अपघटन आपका जब रुक गया वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए, देन उनसे फ्यूल बना और फिर वो कोल में आपका कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहां पर आपका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर वो फील कर रहे हैं, जिससे उनका क्या हो रहा है, अपघटन भी हो रहा है और वो फॉसिल्स में उसके बाद आपका फ्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। बेसिकली इतना कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं है। कोयला क्या है, एक काला पदार्थ है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है, हार्ड होता है, कठोर होता है, जैसे पत्थर होता है ना उसी के समान कठोर होता है। और कोयले का प्रयोग क्यों कर रहे हो, उसको जलाएंगे तो उससे हमारी एनर्जी जनरेट होगी, यानी कि ऊर्जा बनेगी या फिर ऊष्मा गर्मी उत्पन्न होगी, उससे हम खाना बना सकते हैं।
उससे क्या किया जाता था, पहले रेलगाड़ियों को चलाया जाता था, उसको कई सेक्टर्स में यूज किया जाता है, अलग अलग तरह से जहां एनर्जी का यूज करना है वहां। इसके अलावा आप कह रहे हो कि कोल बन कैसे रहा है, तो उसको हम फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। ओके, इसमें से आप मेन पॉइंट्स नोट कर लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि कोल आपका एक्चुअली बन कैसे रहा है और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो जो मैंने हाईलाइट किया है उसको आप नोट कर लेंगे। ओके, जल्दी से नोट करिए। तो इस प्रकार से कुछ नहीं हो रहा है, कोयला आपका क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्मीय ईंधन है। तो जीवाश्मीय ईंधन क्या है, सबसे आपका सामान्य भाषा में जिसे कहेंगे, जिसको आप धरती के नीचे से निकाल रहे हो, वो सारे आपके जीवाश्मीय ईंधनों में आते हैं। तो उनमें से एक कोयला है, कोयले को भी कहाँ से निकालेंगे, धरती की सतह के नीचे से निकालेंगे। ओके, और फिर ये बन कैसे रहा है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि फॉसिल्स कैसे बन रहे हैं, जब आपका कोई भी पेड़ या कोई भी आपका जानवर मर गया है और वो धरती की सतह के नीचे है और धीरे धीरे उसका अपघटन हो रहा है, वो फॉसिल में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद उसका फ्यूल बन रहा है। तो इस तरह से ही आपके कोल का भी आपका निर्माण होगा और पेट्रोलियम का भी आप कुछ ही इसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि उनकी फॉर्मेशन भी इसी प्रकार होती है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आई है, इसको ध्यान से सुनेंगे, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो मेनली कार्बोनाइजेशन का मतलब है कार्बन का बनना। अब आप कहोगे कि मैम पहले तो आपने कहा कोल बन रहा है, कोयला बन रहा है, अभी आप कह रहे हो कार्बन बन रहा है। तो जो कोयला है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपका कार्बन होता है। तो जब आप कोयले की बात कर रहे हो, क्या कहा मैंने, ये एक प्रक्रम है जिसमें आपका क्या आए थे, प्लांट्स आए थे, ठीक है, और प्लांट से हम कहाँ तक चले थे, कोल तक चले थे। ये प्लांट पौधा है, कोई पेड़ है, वो दब गया, उसके बाद उसका क्या बन गया, कोल बन गया। ये कोल क्या है, ये कोल ही आपका कार्बन है, ठीक है। तो यानी प्लांट से आप डायरेक्ट कह सकते हो कार्बन बन रहा है। तो इसी प्रक्रिया को आपका कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। जब भी कोई वर्ड दिया जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी उस वर्ड में या उस टर्म में ही होती है। जैसे यहाँ पर कार्बोनाइजेशन है, हिंदी में भी कार्बोनाइजेशन ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो कार्बोनाइजेशन क्या हो गया, ऐसा प्रक्रम हो गया जहां पर आपका क्या हो रहा है, फॉसिल से आप क्या कहेंगे, कोल का आपका वो कोल आपका बन रहा है, यानी कार्बन बन रहा है मेनली। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपका कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। कार्बोनाइजेशन इज द लेंदी प्रोसेस, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। आपने कहा ना मिलियन ईयर्स लगेंगे आपका कोल फॉर्म होने में, of converting dead plants into coal, because coal is primarily made of carbon, क्योंकि कोयला आपका क्या है, मुख्य रूप से कार्बन से बना हुआ है। ओके, चलिए इस पॉइंट को पूरा नोट करेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कोल एंड पेट्रोलियम में कोल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, रिसोर्सेज के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, और आने वाले सेशन में हम इसी चैप्टर को आगे लेके चलेंगे जहां पर हम कोल की फॉर्मेशन की बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर देंगे। आज के सेशन में जीआईसी सफदर खाल ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से आंसर दिया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है और जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनका आंसर करना है। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।